पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गया लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मैं सबसे पहले इसकी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मुआवजा नहीं मिला, ये घोर अत्याचार है, ये अन्याय है, ये जाति है और यही आदत है, यही आदत है सरकार की। कहते हैं कि ये डबल इंजन सरकार है, ये बिल्कुल विफल है, क्योंकि आपकी समस्याओं को, आपकी दिक्कतों को, आपकी फरियाद को, आपकी रंजिशों को ये समझती नहीं है, वो परवाह नहीं करती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप से सवाल करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप से ये बात पूछिए, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे ऐसे सरकार को, ऐसे गैर लोगों को, जो हमारा भविष्य, हमारा कल, हमारा सब कुछ, हमारी जमीन, ये मिट्टी, ये मीठी मिट्टी, हमारी अमानत अपने हाथों में गिरवी रखी है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हमारे अरमान, हमारे सपने दाव पे जिन्होंने लगा दिए? आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। कदमकुआं में मैं रहता हूं, वहां पर उनका एक भव्य रोड शो होगा। स्वागत करते हैं हम। वहां पर बांस के सलाखे लगा दिए गए हैं, सुरक्षा का जाल बिछा दिया गया है, पुलिस वाले हैं, वर्दी वाले हैं। आप सब जानते हैं क्या होता है जब प्रधानमंत्री जी आते हैं। और ये भी असलियत है, ये भी हकीकत है कि जो रेडी पे सामान बेचते हैं, जो पटरी पे सब्जी बेचते हैं, जो लिट्टी खिलाते हैं, जो चाय पिलाते हैं, उनको भी हटा दिया गया। ये भी असलियत है, ये भी हकीकत है। और आप जानते हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो तो चरम सीमा पे है। रोज जिक्र कर रहे हैं, महागठबंधन जिक्र कर रही है, संघर्ष कर रही है, जो आर्थिक व्यवस्था है। इस सरकार ने हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसकी बर्बादी का संचालन किया है, ये आप जानते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, जरूर करते हैं। आए देखे तो डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है। और निश्चित ये भी है कि यहां की आवाम, यहां की जनता उनको आईना भी दिखाएगी, उनको असलियत और हकीकत भी बताएगी, अवगत कराएगी। यहां पर तो कभी आए नहीं दीवा में, मुआवजा कभी मिला नहीं, या फिर पटना साहिब की जितनी भी समस्याएं हैं, कुसुमपुर का जल जमाव हो, या बथुआ का जैम हो, या यहाँ पर जो अस्पताल जो चल नहीं रहे हैं, जो शिक्षा आगे बढ़ नहीं रही है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जो प्रदूषण की समस्या है, जो यातायात की समस्या है, जो यहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से तड़प रहे हैं लोग। मैं जहां गया, जिन मोहल्लों में, जिन बस्तियों में, वहां जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो क्या समझते हैं? आए रोड शो करें, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उनको भी तो समझे। समझने वाला कौन है आपके बीच में? आपके बीच में कौन आएगा जो वो बातें को समझेगा? आपके सांसद आएंगे? बताइए, आपके सांसद आएंगे क्या? कभी आए? तलाश गुमशुदा के पोस्टर लग गए पूरे पटना साहिब में, आपने देखे होंगे। तलाश कर रहे हैं अपने सांसद को, बाहरी वो हैं, तलाश कर रहे हैं हम। कभी आए तो किसी की बरसी में, किसी की जयंती में, कभी आके चाय वाले के पास बैठे, चाय पिए, सब्जी खरीदे, मंडी में जाएं, किसी की सालगिरह में आए, दुख सुख में एक तरह से भाग ले। नहीं, ये उनकी आदत नहीं, ये उनकी फितरत नहीं। ऐसे आपके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी ये कर रहे हैं जिन पे आपने विश्वास किया। ये है वो लोग। तो आपका भविष्य आपके सामने है, अपने आप से पूछिए ना। ये तो जवाब अपने आप से देना होगा, जवाब आपके पास है। ये पूछना होगा, ये सवाल अपने ज़मीर से पूछना होगा। आखिर अपना भविष्य तो अपनी मुट्ठी में रहता है। हमेशा ये कहते आए, ये पढ़ते आए हैं पाठ्यक्रम में, किताबों में, लेकिन ये असलियत भी है।
कब तक बर्दाश्त करेंगे कि आपका भविष्य गैरों के हाथ में रहे? पटना साहिब जो इतना कीमती है, दीघा जो इतना कीमती है, उनके हाथ में रहे? ये हमारी अमानत है। मैं और हम सब इस चुनाव को मैदान में जो उतरे हैं वो लड़ने के लिए नहीं उतरे हैं। बहुत हो गया, हम जीतने के लिए आए। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? पूछिए अपने आप से, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें इतिहास को रचना है, इतिहास को देखना नहीं। और ये एक बार पहले हो चुका है, आप जानते हैं। 2004 में ऐसा हो चुका है, जब एक तरह से एक प्रचंड भारत, उभरता हुआ भारत, विकास की बात, एक चमकता हुआ भारत की एक तरह से आवाज उठी थी, लेकिन जनता ने कह दिया, जवाब दे दिया। यूपीए सरकार आई। एक खूबसूरत गुलदस्ता जो मैं अपने सामने देख रहा हूं, यह है वो खूबसूरत गुलदस्ता। और इतिहास गवाह है, ये पहले हो चुका है। याद करिए वो दिन जब रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ चैटर्जी की अध्यक्षता में लोकसभा का संचालन होता था। उस समय एक कीमती और महत्वपूर्ण बिल पास हुआ था, मनरेगा। मजाक उड़ाया गया था उस बिल का, उस अधिनियम का संसद में। लेकिन वही बिल, वही अधिनियम जब महामारी थी, वही लोगों के काम में आया। तो हम गरीबों का दर्द और दुख समझते हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। नया इतिहास 1 तारीख को जरूर हम रचेंगे, और ये तारीख, ये समय इतिहास याद रखें। 1 तारीख याद रखें। तो कोई शक, कोई संदेह होना नहीं चाहिए दोस्तों, माननीय साथियों, कोई शक नहीं होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते अब। एक तरह से मैं कह दूं, ऐलान कर दूं, यहां से घोषणा कर दूं कि इस चुनाव की जो औपचारिक तरह से जो संघर्ष है, वो 14 तारीख को नामांकन से शुरुआत होगी। 14 तारीख को कांग्रेस मैदान में एक आम सभा होगी, सब नेतागण आएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं, वहां भी आइए, अपनी ताकत दिखाइए। और ये जो हालात जो बदलने वाले हैं, जो हालात जो बदलेंगे, जो नया सवेरा आएगा, ये अंधेरा है, जो जुल्मतों का दौर चल रहा है, ये पीछे छूट जाएगा। जो ये रेगिस्तान है, ये जो रेगिस्तान है, ये अब नहीं रहेगा। एक हरा भरा रास्ता रहेगा, खुशहाली रहेगी, रोजगार रहेगा, महंगाई कम होगी। पहले ऐसे हो चुका है, अब दोबारा होगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है, ये हमारा प्रण है। और आज लीजिए ये प्रण, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये बर्दाश्त करते आएंगे? अपने आप से पूछिए। अभी मुझे थोड़ी देर बीच में मुझे जाना पड़ा, आज तक का इंटरव्यू हो रहा था, तो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं, आप जानते हैं इसका जवाब, लेकिन दोहरा देना चाहता हूं। एक भ्रम फैला हुआ है यहाँ, गलतफहमी है। कुछ लोग समझते हैं कि जो आपकी अमानत है वो उनकी जागीर है, उत्तराधिकारी वही है, सत्ताधारी वही रहेंगे, और कोई नहीं आएगा। कितना घमंड, कितना गुरूर। जरा देखिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? पूछिए अपने आप से। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो गढ़ कहते हैं, ये दुर्ग कहते हैं, ये अपने आप एक किला कहते हैं, जो बेइज्जत करते हैं यहाँ के लोगों को, जो हमारा परिचय है, पटना साहिब हमारी शान है। गंगा मैया आशीर्वाद दे रही है इसको सदियों से, ये हमारा है, हमारे पास होना चाहिए। कब तक बर्दाश्त करेंगे?
पूछिए अपने आप से, मुझे लगता है ये गढ़ नहीं है, ये तो एक कागज का महल बनाया हुआ है, उनका ख्याल है, उनकी सियासत एक मिट्टी का टीला है। और मैं कहूंगा कि 1 तारीख को ये मिट्टी का टीला गंगा जी में बह जाना होगा। कोई शक, कोई संदेह होना नहीं चाहिए दोस्तों। जीत तो निश्चित है, किस तरह होगी, रणनीति क्या होगी, उसके बाद से चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया और मैं आभारी हूँ श्याम रजक जी ने इस पे और बहुत सारे वक्ताओं ने इस पे रोशनी डाली, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पृष्ठभूमि से संबंधित है। आप मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं, आप जानते हैं। जब मुझे एक तरह से अपने निजी जीवन में ऊर्जा की जरूरत होती है, मैं उनकी जीवनी पढ़ लेता हूँ। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। 100 साल पहले उनका जन्म हुआ, गांव में जाति प्रथा का सामना करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वो दिल्ली पहुंचे, सियासतदान बने, वो तो कहानी है ही। लेकिन 71 के युद्ध में, जिसपे हमारी एक शानदार फतेह थी, विजय पाए, आप जानते हैं, वो इतिहास में दर्ज है। उस युद्ध से पहले ऐसी योग्यता थी, उस युद्ध से पहले बाबूजी ने कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस चुनाव से इसका सीधा संबंध है। जरा गौर से सुनिए। बाबूजी ने ये कहा था कि युद्ध में हार जीत का फैसला पहली गोली चलने से पहले हो जाता है। इसका ये मायने है कि आपकी तैयारी, आपका बंदोबस्त, आपकी युद्ध नीति क्या है। तो चुनाव में भी ऐसा ही होता है। आप आगे बढ़ते रहे, कितने भी आप वोट बटोरते रहे, आपके साथ लोग जुड़ते रहे, आपसे लोग मुतासिर होते रहे, ये व्यर्थ रहेगा अगर आप उस दिन 1 तारीख को, उस निर्णायक दिन में आपका बूथ मैनेजमेंट, आपका संचालन, आपका बंदोबस्त, आपकी तैयारी, आपकी युद्ध नीति नहीं होगी, सब व्यर्थ जाएगा। और ये जो संकल्प ले रहे हैं ना आज, ये जो वादा कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये सब व्यर्थ जाएगा। तो बाबूजी ने जो कहा था उसको जहन में रख लें, वो तो हम जानते हैं। श्याम रजक जी ने इस पे रोशनी डाली और सब लोगों ने इसके बारे में कहा। बूथ पे हमारी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, हम सशक्त होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो एक समन्वय कमेटी जल्द से जल्द बनाएंगे अपने स्तर पे। एक समन्वय कमेटी बच्चों की बांटने की तैयारी, और जो सबसे ताकतवर है कैसे रखें उनको बूथ पे, ये सब सोचना होगा, वो रणनीति तैयार करनी होगी जल्द से जल्द। क्योंकि परीक्षा का वक्त आ गया है, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, क्योंकि अब हम बर्दाश्त ये सब नहीं करेंगे साथियों, नहीं करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपकी तरफ से कि मुझे लगता है ये चुनाव जो हम जीतेंगे अपने लिए नहीं, अपने तो है ही जी, हमारे महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए जीतेंगे जो वंचित हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके लिए जीतेंगे। पटना साहिब के उन लोगों के लिए जीतेंगे जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए जीतेंगे, उनको बिजली नहीं मिल रही है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जो अस्पताल जाते हैं लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता है, उनके लिए जीतेंगे। जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए जीतेंगे। उनके लिए जीतेंगे जिनकी व्याख्या तक नहीं हो जाती, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, जो कह नहीं पाते, जिनकी आवाज बुलंद नहीं होती,
आज मैंने बड़ी बुलंद आवाजें इस मंच से सुनी, बहुत ऊर्जा मिली हम सबको। हमारे इरादे पुख्ते हैं, लेकिन वो जीतने के जो इरादे हैं वो उनके लिए हैं जो सबसे वंचित हैं, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे हैं, उनके लिए जीतेंगे। हम पटना की शान के लिए जीतेंगे। अपनी जो अमानत है, ये मीठी मिट्टी जो है, उसके लिए जीतेंगे। दोस्तों, 1 तारीख को जीतेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जोर शोर से जीतेंगे, छाती ठोक के जीतेंगे, आसमां को जमीन पे लाके जीतेंगे। ये प्रण ले लीजिए ये प्रण आज, ये संकल्प को दोहरा के जीतेंगे। एक वक्त आजादी के वक्त हमने संकल्प लिया था, हम समरसता और समता का समाज बनाएंगे, ये अधूरा रह गया, अब वो अधूरा होगा, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूर जीतेंगे। क्योंकि एक बार फिर दीघा की ये जमीन, इसमें सुगंध आती है, क्रांतिकारी जमीन भी है पटना साहिब की। एक बार फिर ये जमीन आपके बलिदान का, आपकी कुर्बानियों का बेसब्री से इंतजार करेगी। तो लक्ष्य आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है, हम जरूर पहुंचेंगे। कुछ बहुत सटीक वक्तव्य हुआ, यहाँ पर टिप्पणी हुई, जहन में रखेंगे, ले जाएंगे, कार्य करेंगे। कथनी और करनी में कोई फर्क होना नहीं चाहिए। भाषण तो होता रहता है, लेकिन अब करने का वक्त है। तो आखिर में मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप यहाँ पर आए, अपनी मजबूती का इजहार किया, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, हम सबके लिए, इतिहास के लिए कीमती है। ये वक्त इतिहास याद रखेगा। तो आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, ये मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष शशि रंजन जी, संचालनकर्ता हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता मधु मंजरी जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी, और जो पटना साहिब के उम्मीदवार हैं अंकुर कुशवाहा जी कह लीजिए, और इस सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, गार्जियन हैं, आगे के रो में बैठी श्रीमती सेवा यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के राष्ट्रीय, और तमाम बैठे जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, तमाम महागठबंधन के साथियों, ये भाषण का समय नहीं है। लड़ाई जो है, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग हैं और एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, ये नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो लोग हैं मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले से तय कर दिया है कि 80 करोड़ लोग जो हैं, जो 80 करोड़ लोग हैं, वो इस भारत में निकम्मे हैं, जिनको रोजगार नहीं है, उनको मुफ्त का अनाज दे करके, और ये लोग उनको अपने बस में किए हुए हैं। इनसे आगे निकलने की जरूरत है साथियों। मैं ये भाषण का समय नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आगे जो रणनीति है, हम लोगों को बुद्ध तक पहुँचने का, बुद्ध का जो मैनेजमेंट है, उसको आपस में बैठ करके ठीक करने का, उसको कैसे ठीक किया जाए, आपस में हम लोग सब भाई बैठ जाएंगे, जितने भी वर्कर हैं, महागठबंधन के साथी हैं, अलग से एक समय निकाल कर उसको कल नॉमिनेशन है इनका। उस नॉमिनेशन के बाद जब भी हम लोग अगला जो समय आएगा उसमें बैठेंगे, और बुद्ध का जो पर्ची है, पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुद्ध का जो पर्ची है वो हर घर पहुँच जाए, क्योंकि कैंडिडेट जो हमारे हैं वो संभव नहीं है कि सब घर को टच करेंगे, सब लोगों को जाके मिलना संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो
मतदाता पर्ची है और जो कैंडिडेट का हैंडबिल है वो सबसे पहले बट जाए, और उसके बाद जितने भी हमारे महागठबंधन के साथी हैं सबको अंशुल अभिजीत बन करके और लड़ाई में कूदना होगा, तभी हम विजय पा सकते हैं। बिना इसका विजय हम नहीं पा सकते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मधु मंजरी जी, भैया माले के मुर्तजा अली जी, हमारे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता निशांत कटपटले जी, साथ ही मंच पर विराजमान राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई श्याम रजक जी, साथ में बीनू यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव उमा बख्तवार जी, आम आदमी पार्टी के रीजनल हेड वीआईपी पार्टी के रीता सिंह जी, साथ में कुमार आशीष जी जो हमारे भाई समान हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज चंद्रवंशी जी, सीपीआईएम के पटना के सचिव राम बिहारी सिंह जी, पप्पू कुमार जी, हमारे राजेश मीना जी, हम पार्टी के विद्याभूषण शर्मा जी। आज चूंकि कार्यक्रम का अंतिम दिन है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं माफी मांगूं और किसी का नाम छोड़ूं, इसलिए नीचे बैठे हमारे सुबह 7 बजे से एक लेबर के तरह इस कार्यक्रम को सफल बनाया हमारा जिला उपाध्यक्ष विकास वर्मा जी, साथ में गौरव यादव जी, नीरज कुमार जी, राजीव मेहता जी, विजय महतो जी इस कार्यक्रम में पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन हर तरह से रणनीति तैयार वही करते हैं। सामने बैठे छोटे भाई दौलत इमाम, प्रखंड के महान नेता सेवादार यादव जी, हमारी बड़ी बहन जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही आज मैं ये बताना चाहता हूँ पंकज यादव और विमलेश जी, मैं आप सभी कैमरामैन को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे उम्मीदवार कोई हड़बड़ी में नहीं है। कार्यक्रम के बाद जितना इंटरव्यू लेना हो लीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इस लोकसभा में हमारे पटना साहिब लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी की कैसी जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम ये बैठक सिर्फ कार्यकर्ताओं की बुलाए हैं, जिसमें सातों दल, हम लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, साथ ही वीआईपी, मैं सबका नाम भी ले चुका हूं। ये आज बताना चाहता हूं कि आज आपने जो महिलाओं की संख्या दीघा विधानसभा में देखी है, ये पिछले 6 विधानसभा में आज सबसे ज्यादा ये संख्या होने का कारण है कि आज का कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन रहा। और दूसरा कारण है कि आज पटना की धरती पर हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, उनके खिलाफ भी उनकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने यहाँ पहुंची। देश में जो महिलाओं की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, उनको इनके भावनाओं के भाषणों में आपने देखा सुना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की धरती वही धरती है जहां गौतम बुद्ध आके निर्माण की प्राप्ति किए। बिहार की धरती वही धरती है जहां मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा हो गए। बिहार की धरती वही धरती है जहां बड़े बड़े देश के दिशा निर्देश यहां से लोगों का सोच की उत्पत्ति हुई। मैं बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी पटना में रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्यादा खेल खेलते हैं। मैं बार बार अपने योद्धाओं को बोलता हूं, बब्बर शेरों को बोलता हूं
कि मोदी जी को समझने के लिए इतिहास की किताब को पढ़िए, इतिहास के पन्नों को पलटिए। हमेशा से व्हाट्सएप पर मत जाइए ज्यादा। मैं इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस मंच से मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि 1967 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो इसी पटना की धरती ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राम अवतार शास्त्री को 3 बार सांसद बनाया। जितना ये बिहार में ताकत लगाएंगे, जितना ये पटना में ताकत लगाएंगे, उतने वोटों से भाजपा हारेगी। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारे दीघा विधानसभा के बहुत सी बातें हुई, लेकिन विधानसभा की समस्याओं का जो बात है, हमारे अंशुल अभिजीत जी को जानना जरूरी है। 1024 एकड़ भूमि अधिग्रहण का जो मामला, इनको मैंने अवगत कराया। इस तरह माननीय नीतीश कुमार 4 बार आके भाषण दे गए, मुक्त कर देंगे। किस तरह 90 से आज तक बार बार यहाँ के विधायक को लोगों ने मौका दिया, लाखों हजारों वोट से जिताकर। शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ भाषण दिए, भाजपा के बड़ा नेता बोल गए। पिछले बार हमारे रविशंकर बाबू भी आके बहुत अच्छा भाषण दिए थे, लेकिन यही भाजपा के सरकार में जब यहाँ घर तोड़ रहा था, मकानें ढह रही थी, तो रविशंकर बाबू के पास जब यहाँ के लोग गए, किसान तो खैर दूर है, जानते हैं कि इनसे कुछ उम्मीद नहीं है, इसलिए दीघा के किसानों के बीच रविशंकर बाबू नहीं जाते। और ना यहाँ के मोहल्ले में जो वोटिंग होता है हमेशा 50-50% होता है, लेकिन जो राजीव नगर के बासिंदे हैं, बाहर से बड़ी उम्मीद पाले रखते हैं, उनके पास गए तो उनको माकूल जवाब मिला, घर भी तोड़ा, केस करके उनको अंदर भी किया, साल भर सब जेल भी रहे। अब उनको समझ में आता है कि भाजपा की दोहरी राजनीति क्या होती है। यहाँ पे गंगा किनारे जो मेरीन ड्राइव बना है, उसका जमीन का अभी तक कोई निराकरण सामने नहीं आता है। जिलाधिकारी के पास जाइए तो मंत्री के पास जाए तो यहाँ के किसान जो अरबपति खरबपति थे, इस भूमि अधिग्रहण के कारण आज बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गए। और जो बाहर से भाजपा के वोटर बासिंदे बने, बड़ी आशान्वित थे, बड़े बड़े अधिनियम बनाए गए विधानसभा से, लेकिन मकान टूटा। और वो भी देखे कि भाजपा के सरकार में नगर विकास मंत्री भी उसका, सरकार भी उसका, और किस तरह घर ढहा गया। कोर्ट तो आते जाते रहेगा, सरकार पर जब सवाल जवाब होते रहेगा, लेकिन जिम्मेवार नेता को होना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुख की बात दीघा के साथ क्या है, आजादी से आज तक दीघा विधानसभा में हमारे दीघा वासियों का कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा या लोकसभा नहीं गया। इस कारण यहाँ की आवाज दबाई गई। यहाँ की जनता वार्ड पार्षद में सिमट के रह जाते हैं। यहाँ के नेता वादा करके चुनाव जीतते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का जाके मेरा घर गेट नंबर 92 में, पूरा देश में विकास हो गया, यहाँ बैठे सब जानते हैं। चल के देखिए आज कच्चे रोड है, कहा भाई ये कांग्रेसी का घर है। ये भेदभाव है यहाँ के विधायक सांसद में। और जब चुनाव लड़ने की बारी आती है, तुम जानते हुए ये जिला अध्यक्ष है कांग्रेस का, विधायक 2-2 घंटा मेरे पिताजी के साथ चाय पीते। तो ये दोगली राजनीति की समझनी होगी, और आपको अपना बेटा, अपने बीच का नेता यहाँ पैदा करके अपनी बात को रखना होगा। नहीं तो सदन छोड़िए, भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है, भाजपा के जो बड़े बड़े पद पर लोग हैं, जदयू में हो, बताइए दीघा में किसी का कोई प्रतिनिधित्व कहीं है? मैं खोल के पूछता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुझे गर्व है कि हमारे बीच वो भावना नहीं है। मेरी जब बात आती है तो पूरे दीघा के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े मिलते हैं। मुझे गर्व है उन पर, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता। बातें और भी हैं, समस्याएं से हमारे और अंशुल जी जैसे जैसे गली मोहल्ले में जाएंगे अवगत होंगे, लेकिन जो प्रश्न
आपको करना है, खासकर रविशंकर प्रसाद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीतीश कुमार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछले 4 बार दीघा के वासियों को आपने कहा या तो मुआवजा देंगे या घर छोड़ेंगे, आप किधरों के कोई को नहीं छोड़े, सबको लटका के कोर्ट में रखे हुए हैं। जमीन सरकार के लोगों का अलॉटमेंट हो रहा है, सब लोग सड़क पर। इस बात को हर मंच पर रखिए। ये भावना लाखों लोगों की है। दीघा विधानसभा में 428 वोट, 428 बूथ और लगभग 4,67,000 वोट है। सबसे ज्यादा यहाँ के सक्रिय वोटर अंशु जी हमारे आसपास के लोग हैं। जब पोलिंग पर उतरते हैं तो यहाँ के मैंने देखा है, राम कृपाल पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो हमारे यहाँ पर बीनू भैया बड़े नेता है, सेवाजी को उदाहरण है, अपना घर का दाल भात खाकर बिना 1 रुपया पोलिंग एजेंट का लेकर 90% पोल किया। ये पटना के लोग हैं, इसको समझना होगा। पटना के लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, पटना के लोग भावनाओं के पीछे भागते हैं। और इतना पीछे नेताओं के पीछे जाने के बाद भी आज जो नेता लोग सोचते हैं, अरे आप सड़क बिजली पानी इतने वर्ष में सही से नहीं दे पा रहे हो, बाकी क्या दो। नेता के पास जनता यही सोच के जाता है, काम हो ना हो, प्रयास तो किया ना, लेकिन यहाँ तो गेटे पर से भगा देता है। आज का सांसद रविशंकर प्रसाद गेट लॉक करके भगा देता है लोगों को। बाकी और भी मंच पर मैंने उनके बारे में कहा, और बचे हमारे बीच सीनियर नेता लोग हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। इस बैठक के अध्यक्ष कांग्रेस पटना महानगर के अध्यक्ष भाई शशि रंजन जी और हम सब के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार और पटना साहिब लोकसभा के आन प्राण शान और लोगों की समस्याओं के समाधान करने वाले, उसके लिए एकाग्रित होकर के चिंतित और उसके संकल्पों को समाधान करने वाले हमारे इसके उम्मीदवार भाई अंशुल अभिजीत जी, यहाँ उपस्थित भाई बीरू जी, मधु मंजरी जी, सेवा जी और आप पार्टी के जो यहाँ के रीजनल हमारे इंचार्ज हैं बहन उमा तत्वार जी, भाई सुनील कुमार निषाद जी, तमाम यहाँ उपस्थित हमारे साथियों और इस सभागार में आए हुए दीघा विधानसभा के तमाम नौजवान साथियों, बहनों, नौजवान साथियों, बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि कोई भाषणबाजी हम लोग को करना है, महत्वपूर्ण इसलिए कि 2024 के चुनाव में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से हमें इस बात का एहसास कराना है, पटना साहिब जो हमारी सबसे बड़ी पवित्र धरती है, जो समाजवाद, राष्ट्रवाद और इस देश में जो भी परिवर्तन हुआ तो पटना साहिब ने अग्रणी भूमिका अदा की है। हमारे पूर्वजों ने हर जगह समाज में परिवर्तन के लिए अपनी पूरे आहुति देने का काम किया है, तो हम उसके वंशज हैं। आज जिस तरह से देश में जिस तरह के घटनाएं चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और जिस तरह से आज लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर हो, आज देश में नौजवान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, आज देश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, आज देश में हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा अपमानित और सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने का काम कर रही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकारें होती हैं। सरकार का काम होता है लोगों को सुरक्षा करना, लोगों को विकास देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को आहार देना, लेकिन ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम करती है। 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नौजवानों ने बड़े ही आशा विश्वास के साथ उनको वोट देने का काम किया था और 2019 में भी जिताने का काम किया था। ये कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लोग जो पलायन करके के बाहर चले गए थे वो भी आ करके के नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का काम किया है। क्या हुआ आप जानते हैं, तो उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। भाई शशि रंजन जी ने रविशंकर जी के बारे में बताने का काम किया है। हम आपको बताना नहीं चाहेंगे कि आप लोग खुद उपभोगी हैं, आप खुद उससे प्रताड़ित हैं।
हम आपको एहसास कराना नहीं चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते हैं साथियों, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, कोई अंशुल की लड़ाई नहीं, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, किसी दल की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आपकी अपनी है। आपको अपने भविष्य को देखना है, भविष्य को देखना है तो आपको अपनी रणनीति बनाना होगा। पटना साहिब जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है और खास करके दीघा, आप एक एक घरों से संपर्क करने का काम करें। कैंडिडेट जो अंशुल जी हर घर को नहीं जा सकते, जो नेता है घर को नहीं जा सकते, इसलिए हम शशि जी से कहेंगे आप यहाँ पर जो विधानसभा की कमेटी, समन्वय समिति, जो हमारी 6 पार्टी 7 पार्टी जो लोग हैं, सब लोग इंडिया गठबंधन के जो लोग प्रतिनिधि हैं, उसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देने का काम है। और उसके बाद विधानसभा स्तर पर, और उसके बाद प्रखंड स्तर पर, उसके बाद वार्ड स्तर पर, और उसके बाद बूथ स्तर पर। ये काम आप परसों आपका नॉमिनेशन के बाद आप 3 दिनों के अंदर इस काम को कर लीजिए, ताकि जब बूथ कमेटी बने तो बूथ कमेटी के लोग ये जिम्मेवारी 15 लोगों की बूथ कमेटी होगी, 100 से ज्यादा घर एक बूथ पर नहीं होगा, मैक्सिमम 150 घर। अगर 15 लोगों का बनाते हैं, एक व्यक्ति 10 घरों की जिम्मेदारी ले लेता है, और प्रतिदिन जब तक वोट नहीं होता है हर घर को आप भगाने का काम करेंगे, माताओं बहनों को एहसास कराने का काम करेंगे, अपने दुखती रक्त को उनको एहसास कराने का काम करेंगे, कहने का काम करेंगे तुम्हारे यहाँ रोजगार है कि नहीं है, तुम्हारी महंगाई है कि नहीं है। तुम झोला की बात करते हैं, अब गैस का कीमत क्या हो गया, लोगों को गैस के चलते खाना न बनाने को बस नहीं होता। और देश में लोग 80 करोड़ लोग इस देश में एक टाइम भी भोजन नहीं कर पाते हैं। ये एहसास कराना होगा, लोगों को बताना होगा, कभी जाकर के उनको अपने करने का काम करेंगे। और जिस दिन 1 तारीख को जो वोटिंग होगी, उस दिन उस घर के जो बूथ कमेटी के लोग हैं, घर से माताओं को निकाल कर और उनको बूथ तक पहुंचाने का काम करें और उनको बताने का काम कीजिए कि आप जाकर के वोट डालने का काम करें। निश्चित रूप से अंशुल की जीत होगी, अंशुल की जीत नहीं बल्कि आपकी जीत होने का काम करें। तो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, तो श्रद्धांजलि देने का काम किया। तो आप ये कहिए कि 1 तारीख को अपने पूर्वजों की कुर्बानी की श्रद्धांजलि देने के लिए एक वोट हम पंजा छाप पर, हाथ छाप पर वोट देकर के दीजिए, उन पूर्वजों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जो जुमलेबाज है उनको एहसास कराने का काम करेंगे। ये साथियों, आपके सामने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ आप ये समझ लीजिए 1 तारीख तक आपको सोना नहीं, 1 तारीख तक आपको चैन नहीं देना, मन में गुस्सा रहे, मन में इस बात का एहसास रहे कि हमको जीतना है। हर साथी इस बात का कहिए कि हम अपना बूथ करने का काम करें। आप मेरा घूमने की तरफ पूरे क्षेत्र में घूमने का काम मत कीजिए, आप प्रखंड में घूमने का काम मत कीजिए, आप शहरों में घूमने का काम मत कीजिए, सिर्फ अपने बूथ पर अपने को केंद्रित करने का काम कीजिए। और ये संकल्प कीजिए कि हमको अपना बूथ पर जीतना है, बूथ पर हमको 51% वोट दिया करके देखे और अपने उम्मीदवार को अपने को जिताने का काम करेंगे। जिस दिन हर साथी ये सोच ले कि हम अपने बूथ से जीतने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जुमलेबाज को घर 400 का मैं तो कह रहा हूँ, ये तरी पार होने वाला, ये तरी पार लोग हैं। क्या है, अमित शाह तरी पार है, नरेंद्र मोदी तरी पार है, खुद कहते हैं कि 35 साल हमने भीख मांगा, खुद कहते हैं कि हम चाय बेचा, इतनी उम्र है आपका, क्या कर रहे थे, फिर कहते हैं कि हमको डिग्री भी मिल गया, कब पढ़े, कब भीख मांगे, कब चाय बेचे, ये झूठे मांगे, ये झूठे लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तरी पार करना है, और तरी पार जब होगा तो देश बचेगा। आज देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। आज लोग करेंगे सबसे ज्यादा दलित के वोट। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दलितों का आरक्षण 2 अप्रैल को खत्म करने का काम किसने करने का काम किया था? हम लोगों ने सबको बड़ा सदनों में लड़ने का काम किया और उस आरक्षण को बचाने का काम किया। आज भी हमारा आरक्षण न्यायालय में पड़ा हुआ है, आज प्रमोशन का आरक्षण खत्म हो गया। आज बैकवर्ड का आरक्षण बात करते हैं कि मंडल आयोग हत्या, याद करो
जब वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सरकार को गिराने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का काम किया था। और जब मंडल आयोग को लाने का काम मुरारजी देसाई ने करने का काम किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन पत्र देकर करके पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम किया था। इसलिए ये कभी पिछड़ों के दलितों के हमदर्द नहीं रहे। इसलिए साथियों, बूथ जीतने का संकल्प करिए और बूथ पर अपने को जागृत होइए। बूथ से अगर जाने का काम मत कीजिए। एक करके हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपके लिए संकल्प ले दीघा विधानसभा क्षेत्र के और बूथ से जीतने का काम करेंगे। हर बूथ से जीता करके हम अंशुल को संसद में भेज करके दीघा के शाम को एहसास कराने का काम, कराने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ जय हिंद, जय बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।